हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 10। आज हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझना है एंड आज हम शायद दो क्वेश्चंस टेकअप कर पाएंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 28 एंड 29। ठीक है, तो 28 इलस्ट्रेशन देखेंगे सब बच्चे। आई होप स्क्रीन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा वो ब्लर हो रही है बार बार, बट स्टेबल हो जाएगा कैमरा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 10 इलस्ट्रेशन 28। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने ये दो अच्छे से कर लिए तो आपको फाइनेंसिंग का सब एस्पेक्ट आ गया। ठीक है, एक तरह से इन्होंने बहुत अच्छे एग्जॉस्टिव से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 20 to 30, 20 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको मार्क करवाती चलूंगी। ठीक है, 28 और 29 को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। whenever you will practicing for this chapter you have to do these questions for sure. okay, चलिए फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, आप इसमें अपने नोट्स बना लेना, आपको जैसे मर्जी करना है आप कर लीजिए। ठीक है, बट दीज आर योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, करें शुरू। एवरीबडी इज रेडी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% एंड 14% डिबेंचर। सो वी हैव 3 आइटम्स गिवन विद अस। 2017 और 18 साल को ध्यान से देखेंगे, पहले करंट ईयर है फिर बाद में प्रीवियस ईयर दे रखा है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। आप एक एक पॉइंट लेते चलिए और उसको एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट करते चलिए। ठीक है, पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर आपने इशू किया है 15% के प्रीमियम में, यानी 6 लाख से 8 लाख का आपका इशू ऑफ शेयर हो गया। यानी आपने जितने भी शेयर इशू किए हैं वो 15% प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, समझ आ गई बात, पहला पॉइंट। अब आप इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर टेबल में देखिए, 6 लाख से 8 लाख हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इट मीन्स आपने 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू के नए शेयर इशू किए हैं, 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू के नए शेयर इशू किए एंड वो आपने 15% प्रीमियम पे इशू किए, वो आपने 15% प्रीमियम पे इशू किया। यानी 2 लाख का 15% 30,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने शेयर इशू किए 2 लाख के, 30,000 का आपको प्रीमियम मिला। बैंक में कितने आए, 2,30,000 रुपए आए आपके बैंक में। ठीक है, 2,30,000 is the amount you have received. तो हम कैश फ्लो कर रहे हैं फाइनेंसिंग से, तो हम कहेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 2,30,000 प्लस हो जाएगा, ये आपके पास पैसा आया 2,30,000। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू करने की वजह से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं 5% के प्रीमियम पर। ठीक है, कब रिडीम किए आपने, 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया। आप ऊपर देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 0 हो गए। 2 लाख से 0 का मतलब आपने 2 लाख के 2 लाख सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। रिडीम का मतलब रीपेमेंट कर दिया आपने उनका, आपने उन्हें पैसे वापस कर दिए हैं। तो यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, आपने उन्हें पेमेंट कर दी है, तो आपके लिए आउटफ्लो हो गया। आप कहेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
कितना 2 लाख रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है और कहता है जी आपने 5% प्रीमियम पे किया है, यानी 2 लाख पे आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम भी दिया है। 2,10,000, ठीक है। आपने शेयर इशू किए 2 लाख के प्लस 30,000 का प्रीमियम, 2,30,000। आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया 2 लाख की प्लस 10,000 का प्रीमियम, 2,10,000 रुपए, ठीक है। फिर कहता है 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। अब आप ये माइंड में सोच के देखिए, अब आप ये माइंड में सोच के देखिए, आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, आगे 14% है तो इसका इंटरेस्ट भी बनता है देना, नीचे आपको गिवन भी है, ठीक है। चलो आप इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आपने डिबेंचर को इशू किया 1% के डिस्काउंट पे, तो इशू ऑफ, अभी रिडम्पशन किया है तो ये आउटफ्लो है, पैसा जाएगा ना, आप पेमेंट करोगे, तो रिडम्पशन के केस में नेगेटिव साइन, ब्रैकेट साइन, ठीक है। अब इशू ऑफ डिबेंचर कितना इशू किया, आप देख पा रहे हो ऊपर टेबल में 0 to 1 लाख हो गया, यानी आपने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए। 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। आपने 14% डिबेंचर 1% के डिस्काउंट पे इशू किया, ठीक है। 1% डिस्काउंट पे इशू किया आपने, यानी एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए, बैंक में आपके पास कितना पैसा आया हो, अगर आपने 1% डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी 1 लाख रुपए की तो फेस वैल्यू है इसकी, यहाँ पे जो बच्चों दिखाया जाता है वो सिर्फ फेस वैल्यू दिखाया जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर टेबल में 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये सब फेस वैल्यू गिवन है, यानी 1 लाख की फेस वैल्यू आपने 1% डिस्काउंट पे इशू किया है, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा डिस्काउंट पे इशू करने पे या कम मिलेगा? मैम प्रीमियम में तो होता तो ज्यादा मिलता है, जैसे इक्विटी शेयर इशू कहते हैं प्रीमियम में तो ज्यादा मिला, तो डिस्काउंट में आपको कम मिलेगा। 1 लाख का 1% बनता है 1,000 रुपए, यानी 99,000 आपको पैसा रिसीव होने वाला है, ठीक है, यानी 99,000 आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है। मेक सेंस? हो गए पहले 3 पॉइंट। फिर कहते हैं डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000। आपने पुराने प्रेफरेंस शेयर पे 24,000 का डिविडेंड पे किया, 2 लाख का 12% 24,000 होता है, आपने 24,000 का डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, $24,000 का पे किया आपने माइनस, ठीक है। आप इसका सेकंड ट्रीटमेंट सोच पा रहे हैं, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर सेकंड टाइम ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, पीबीटी निकालने के लिए प्लस, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट और कर देंगे साथ साथ, ठीक है। इनकेस ऑपरेटिंग बना रहे होते तो, अभी मैं फाइनेंसिंग ही बना रही हूँ, इसलिए ऑपरेटिंग का ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली रेड पेन से बता रही हूँ, ठीक है। फिर कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 14,000। अब लकीली आपको ना कैलकुलेट करके दिया होगा, आपको खुद दिमाग नहीं लगाना, कब इशू हुए डिबेंचर, 1 लाख का 14% 14,000 बनता है वैसे, तो इट मींस पूरे साल के ही हो गए, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है ना डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना। आप कोई भी लोन इश्यू करे, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, सब यहीं पे आएंगे, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड भी यहीं पे आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 14,000, आपने 14,000 का इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे पे की। सेकेंड टाइम सोच पा रहे कहाँ जाएगा, सेकेंड टाइम ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000।
अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है बच्चों? अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि जैसे आप शेयर इशू करते हो, ठीक है, जब भी आप शेयर इशू करते हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% का, नहीं होगा तो आपको सारे शेयर का पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो इसलिए आप अंडर राइट करवा लेते हो अपने शेयर। अंडर राइट का मतलब है कि आपने एक बंदा हायर कर दिया, जिसे हम अंडर राइटर कहते हैं, वो बंदा आपके शेयर पब्लिक को बिकवाने में आपकी हेल्प करता है। अगर बाई चांस शेयर नहीं बिके तो वो खुद खरीद लेता है शेयर आपके, ठीक है, उसे हम कहते हैं अंडर राइटर। तो इसके बदले वो हमसे कमीशन लेता है, तो मुझे कमीशन पे करना पड़ता है उस अंडर राइटर को, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे 10,000 का एक कमीशन पे करना पड़ा अंडर राइटर को, तो व्हाट आई राइट, अंडर राइटिंग कमीशन पेड। आप इसे इशू में डायरेक्ट माइनस भी करके 2,20,000 लिख सकते हो और नीचे अलग भी लिख सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। जैसे बुक में क्या किया हुआ है, 2,30,000 माइनस 10,000 करके किया हुआ है, आप नीचे भी लिख सकते हो अंडर राइटिंग कमीशन। आपने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया 10,000, ब्रैकेट्स में आ गया, और इसे सेकेंड टाइम ऑपरेटिंग में ऊपर एडजस्टमेंट को नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस भी कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर करंट ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर का। तो अब आप अपना माइंड अप्लाई कर पा रहे होंगे, करंट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड का आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सो नो ट्रीटमेंट विल बी डन फॉर द करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। एंड प्रपोज्ड डिविडेंड नीचे नोट दे देंगे हम इसका, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड like since proposed dividend of PD मतलब proposed dividend of current year is a contingent liability, so no treatment in cash flow, but proposed dividend of the previous year, पिछले साल का proposed dividend 90,000 है, इसका treatment required है, ठीक है, इसका treatment आपको करना है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आप प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को क्या मानेंगे, कुछ गिवन नहीं है तो आपने वो डिक्लेयर कर दिया और वो पे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड, आपने पे किया कितना, 90,000, ठीक है, पे करेंगे तो ब्रैकेट्स में, और यही प्रपोज ईयर डिविडेंड जो पिछले साल का है वो इस साल के ऑपरेटिंग में ऊपर, सॉरी पीबीटी में, नॉट ऑपरेटिंग, पीबीटी में प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये मानेंगे ना कि इस साल इसका प्रोविजन, मतलब इस साल आपने इसको पीएनएल में लिखा है, ठीक है, तो इसका 2 बार ट्रीटमेंट हो जाएगा। मेक सेंस? एक चीज और बतानी रह गई है मेरी इस क्वेश्चन में आपको, ये जो आपने डिबेंचर इशू किया, जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये सेकेंड टाइम कहाँ जाएगा, ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट कहाँ जाएगा, ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट AS16 बोरोविंग कॉस्ट, क्या कहता है AS16, कि जिस साल आपने जो खर्चा बोरो करने के लिए किया है उसी साल सारा पीएनएल में राइट ऑफ कर दो, तो जरूर आपने पीएनएल अकाउंट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये 1,000 रुपए डेबिट किए होंगे, तो ये तो आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, आप इसे फिर ऑपरेटिंग में दोबारा प्लस करेंगे, ठीक है, आप इसे ऑपरेटिंग में दोबारा प्लस करेंगे, और ये जो इशू के टाइम प्रीमियम हुआ ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका हमें ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना, ना इस 10,000 का ऑपरेटिंग में कुछ करना है, ठीक है, इन दोनों का हमें ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना, इन सब का ऑपरेटिंग में साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट भी होने वाला है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि यू गेट कंफर्टेबल इन ऑपरेटिंग एज वेल एंड इन द फाइनेंसिंग एज वेल। सो नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर, जो इसका आंसर आएगा आप यहाँ लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम operating, sorry, financing
एक्टिविटी। ठीक है, आपको इतना पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मिला है। अगर बाय चांस ये आंसर नेगेटिव में आ जाए तो आप कहेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन। ठीक है, तो फिर फ्लो फ्रॉम नहीं होगा, कैश यूज्ड इन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इट वाज इजी। डिविडेंड को लेके बहुत इजी था ना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट होता है, करंट ईयर का कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना। ठीक है, हाँ जी, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर नई बुक्स में 29 है, पुरानी बुक्स में 30th है। पुरानी बुक्स का 29th इलस्ट्रेशन क्रॉस कर दीजिए बच्चों, वो नई बुक्स में नहीं है। 29th ओल्ड बुक्स का आप अपनी बुक्स में क्रॉस कर दीजिए, वो नई बुक्स में नहीं है इलस्ट्रेशन। 30th इलस्ट्रेशन पे आइए। इस बार कैश फ्लो की बहुत सारी इलस्ट्रेशन काट दी गई है नई बुक से। नई बुक में कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। ठीक है, आई थिंक एक दो इंक्रीज किए हैं। तो 29th न्यू बुक्स का एंड 30th ओल्ड बुक्स का। ठीक है, मेक सेंस। एंड पॉजिटिवली इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो विल गेट टू प्रिपेयर बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। ये बैलेंस शीट ऑफ खंडूजा लिमिटेड की है। ठीक है, खंडूजा लिमिटेड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखिए from the following extracts taken from the balance sheet of Messrs Khanduja Limited on the 1st March and the additional information provided, you are required to calculate cash flow from operating and cash flow from financing activities. ठीक है, equity share capital, preference, securities, premium reserve account, P&L balance, 10% debenture, and we have given with the 3 points as well. ठीक है, चलिए बच्चों करें स्टार्ट। हम स्टार्ट करें हम क्वेश्चन। एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट ही हो गया एक तरह से ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का। इन्वेस्टिंग का कभी भी इनके साथ कोई लिंक होता नहीं है, तो इन दोनों में ही आती है चीजें। ठीक है, पहला पॉइंट है आपके पास, फ्रेश इक्विटी शेयर were issued on 31st March 16 at a premium of 10%। कहते जी आपने फ्रेश शेयर इशू किए हैं 10% के प्रीमियम में। ठीक है, आपने शेयर इशू किए हैं 10% के प्रीमियम में। ठीक है, इक्विटी शेयर देखिए कितने हैं आपके पास। साल बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले 15 है फिर बाद में 16 गिवन है, यानी पहले प्रीवियस ईयर गिवन है बाद में करंट ईयर। 20 लाख से 30 लाख हो गए, यानी आपने 10 लाख रुपए के नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं और वो भी 10% प्रीमियम पे। चलिए सॉरी, फाइनेंसिंग नीचे है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दस लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं प्लस 10% प्रीमियम, यानी 1 लाख के प्रीमियम।
11 लाख रुपए के आपने शेयर इशू किए, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मैम, आपने कहा हुआ है कि जब भी ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग पूरा क्वेश्चन होता है तो पीबीटी से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन। हाँ बच्चों, पीबीटी से स्टार्ट करना चाहिए, आप पीबीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीबीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी आप क्या है, फाइनेंसिंग में इतने अभी इक्विप हुए नहीं है, फाइनेंसिंग का अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन किया है ना, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, मतलब पहले एडिशनल करा दी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको फाइनेंसिंग का सिस्टम समझ आ जाए, तो बचा हुआ फिर वो पीपीटी में लिख देंगे, ठीक है, समझ गए ना। हालांकि पीपीटी पहले करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात सोची आपने। सेकंड पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर एट 8%। आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 8% का। अब आप अपना दिमाग लगा के सोचिए इन डिविडेंड का अमाउंट कितना बनेगा। आप अपना दिमाग लगा के सोचिए इंटरिम डिविडेंड होना कितना चाहिए, 8% करिए, सोचिए अमाउंट कितना बनेगा। मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। सोच लिया बच्चों आप लोगों ने? आपने जो है अभी 8% आप 20 लाख का लेंगे कि 30 लाख का या 10 लाख का, कैसे कंसिडर करेंगे आप? देखिए क्या कहते हैं, हमने जो नए फ्रेश 10 लाख रुपए के शेयर है कब इशू किए? 31 मार्च 2016 को, साल के एंड में इशू किया ना नए शेयर। तो यानी पूरा साल तो हमारे 20 लाख ही रहे ना। तो हम डिविडेंड साल के दौरान देते हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी मंथ भी दे दिया होगा। उस टाइम तो हमने 10 लाख इशू किए ही नहीं थे, क्योंकि पूरा साल तो 20 ही लाख रहे हैं। तो आप इंटरिम डिविडेंड कितने पैसे पे, कितने शेयर्स पे देंगे? 20 लाख का 8%, 1 लाख, तो 20 लाख पे आप 8% देंगे, 1,60,000 रुपए का डिविडेंड पे हो जाएगा। पे होगा तो ब्रैकेट्स में, ठीक है। And second time this interim dividend paid, will be written in the PBT में प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ये मैं लिख लूंगी, कितना आएगा? प्लस इंटरिम डिविडेंड 1,60,000, ठीक है। ऊपर यहाँ लिखते हैं ना पीबीटी, तो वो मैंने यहाँ नीचे बना दिया, राइट। समझ आ गया ना? दो बार समझ आ रहा है, दो बार कैसे आएगा ये? एक बार तो फाइनेंसिंग में से पेमेंट होगी तो माइनस हो गया, और सिंस आपने इस इंटरिम डिविडेंड को इस बार पीएनएल में डेबिट भी तो करा होगा ना। अब आपने पे किया इंटरिम डिविडेंड टू बैंक एंट्री पास की, अब इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बेचारा कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाके खत्म होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 16 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने जो प्रेफरेंस शेयर के जो रिडीम किए हैं शेयर, आपने वो 5% के प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, and premium on redemption was charged against premium received on issue of fresh equity share. आपको सेकंड लाइन समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पहले एक बार पहली लाइन का ट्रीटमेंट कर ले, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 16 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए 31 मार्च 2016, यानी साल के अंत वाले दिन, बिल्कुल आखिरी दिन आपने रिडीम किए हैं 5% के प्रीमियम पे। आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम किए, पहले अमाउंट देखिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 2 लाख था और बाद में 1 लाख रह गया, तो कितना कम हो गया? लाख रुपए से कम हो गया। तो यानी आपने लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाख रुपए आपने रिडीम किए, ठीक है। और वो जो लाख रुपए रिडीम किए, आपने सिर्फ लाख रुपए नहीं दिए, प्रीमियम भी 5% का पे किया, तो 5,000 का प्रीमियम भी पे किया, यानी 1 लाख
5,000 रुपए के आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, ठीक है। आपकी जेब से कितने गए? 1,05,000 रुपए। और ये जो 5,000 का प्रीमियम था ये हमने कहाँ से अरेंज किया? जो इक्विटी को इशू किया आपने, लाख रुपए का प्रीमियम आया उसमें से एडजस्ट किया। कहता है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपने पढ़ा था ना ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, इसके 5 यूजेस होते हैं। बाय बैक कर सकते हो, और क्या बताया था मैंने, इशू ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस का जो भी खर्चा होगा वो आप सेट ऑफ करेंगे। रिडम्पशन का जो भी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस का जो भी प्रीमियम या खर्चा होगा वो सेट ऑफ करेंगे आप, ठीक है। बोनस शेयर इशू कर सकते हो आप, एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। तो ये आपके पास 5 यूजेस इसके स्पेसिफिक होते हैं, और इन पांचों में से एक ना एक पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते ही है। आप सोचिए 1 नंबर का ये जरूर आने ही वाला आपके एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे बिल्कुल अच्छे से रट लो, घोल के पी लो बच्चों इसको, इस पॉइंट को बिल्कुल फुल श्योर ये आपको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राइट, मेक सेंस? तो यानी आपने जो लाख रुपए का, इसकी एंट्री क्या बनती है? आपने शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख, टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। इस प्रीमियम को, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देते हैं ये डेबिट होता है प्रीमियम, ठीक है। एंट्रीज में इतना जाने की जरूरत नहीं है। बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना पा रहे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रीमियम पैसा मिला है, ये प्रीमियम देना है, तो ये वाला प्रीमियम खर्चा एक तरह से, तो इस खर्चे को मैंने इस वाले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। तो यानी पी एंड एल तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई इस 5,000, ठीक है। पी एंड एल तक जाना ही नहीं पड़ा इस 5,000 को, इन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। यानी इसकी अब नो एंट्री, इस 5,000 से लाख रुपए को सेट ऑफ करने की नो एंट्री, राइट। कोई पूछे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा है, आप कहेंगे जी आए तो 1 लाख रुपए थे, फिर 5,000 सेट ऑफ कर दिए, रिडम्पशन का प्रीमियम अब 95,000 बचे, ठीक है। चलिए आप देख पा रहे हो एडिशनल के तीनों पॉइंट आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब आप टेबल पे आओ, ठीक है। टेबल देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे जो है 10% लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे 10% लिखा हुआ है। अब आप दिमाग लगाइए, आपने इक्विटी का तो इंटरम भी पे कर दिया। इक्विटी का इंटरम पे करने का मतलब आपके पास बड़े प्रॉफिट है इस बार, तो आप क्या प्रेफरेंस शेयर को नाराज नहीं कर रहे इक्विटी का इंटरम पे करके? वो कहेंगे जी हम तो प्रेफरेंस शेयर इसलिए हैं कि हमें प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी के डिविडेंड से पहले। आपने तो इंटरम भी बांट दिया, आपने प्रेफरेंस के डिविडेंड की बात ही नहीं की। बच्चों भूल गए हम प्रेफरेंस का डिविडेंड करना, अब कर लेते हैं। क्या बात हो गई? दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कर ले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अब आप मुझे सोच के बताइए, ये जो 10% है ये मैं किसका निकालूं, 2 लाख का कि 1 लाख का? ये जो 10% है किसका कैलकुलेट करना चाहिए, बताइए बच्चों सोच के। मैम 1 लाख का करें कि 2 लाख का, हमें समझ नहीं आ रहा मैम। बच्चों रिडम्पशन की डेट देखिए, रिडम्पशन कब की है आपने 1 लाख के फर्दर? 31 मार्च 16 को की है, साल के अंत वाले दिन रिडीम किए। पूरा साल क्या रहा पैसा, पूरा साल क्या रहा? पूरा साल तो 2 ही लाख रहे ना आपके, आपने 2 लाख रुपए यूज किए ना, इसीलिए आप 2 लाख रुपए का 10% 20,000 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। और यही डिविडेंड ऊपर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ₹20,000, ठीक है। हो गया प्लस। आगे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कहता है जी 0 to 95 होगा। देखो मैंने नीचे बताया था आपको, लाख रुपए का प्रीमियम आया था, 5,000 का सेट ऑफ कर दिया, तो हो गया ना 95,000। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 95,000, ठीक है। यानी हम ठीक ठाक सोच रहे थे।
क्या करेंगे मैम इस सिक्योरिटी प्रीमियम का? बच्चों कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बच्चों। आपको आपने पहले ट्रीटमेंट इसका माइंड में भी कर लिया और यहाँ पे ₹1,00,000 का प्रीमियम लिख दिया, या 5,000 का रिडम्पशन का प्रीमियम भी लिख दिया। आपने कुछ नहीं करना इसका। पी एंड एल बैलेंस 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख का मतलब 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। 4 लाख से 8 लाख होने का मतलब 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 10% डिबेंचर्स देखिए 10 लाख के 10 लाख ही हैं। 10% डिबेंचर्स 10 लाख के 10 लाख ही हैं, ना बढ़े ना घटे। लेकिन मैम डिबेंचर के आगे 10% है, डिबेंचर्स के आगे 10% है, यानी आपको 10 लाख का 10% ₹1,00,000 का डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। 10 लाख का 10% मतलब ₹1,00,000 का डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट। तो आप क्या लिखेंगे नीचे? डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना? ₹10,00,000 पे 10%, ₹1,00,000 पे किए ना, तो माइनस। सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट 1। फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख, ठीक है। ये पीबीटी क्या आएगा? क्वेश्चन खत्म, बस खत्म। 580। ₹6,00,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसका टोटल आएगा, बुक से देख लेती हूँ मैं, 7,15,000। इसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 715 और उसका 6,80,000, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th इलस्ट्रेशन। नई बुक्स में 30th है, पुरानी बुक्स में मैं बच्चों भी चेक कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, पुरानी बुक्स में 31 है, नई बुक्स में 30th है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें एक छोटा सा करेक्शन भी है। जो आपके पास लिखा हुआ ना पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 17-18,
एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ, आप उस 1:2 को 2:1 कर लीजिए, ठीक है। वो आपके पास 2:1 दिया हुआ है ना, आप उसको 1:2 कर लीजिए, सॉरी 1:2 कर लीजिए आप उसे, 2:1 को काट के 1:2 कर लीजिए, ठीक है। नई बुक्स में 31 और पुरानी बुक्स में नई बुक्स में 30th, पुरानी बुक्स में 31 एक्स लिमिटेड। आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। चलिए पहले क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। आपके पास दो अलग अलग वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स दिए होंगे एंड दिस माइट बी पॉसिबल, आपके पास दो अलग अलग वैरायटी के प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स आपके पास हो, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट रेट है या डिविडेंड रेट है वो अलग अलग है, ठीक है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट during the year 17-18 एक्स लिमिटेड issued bonus share in the ratio of 1:2 by capitalizing reserve, फिर डिबेंचर रिडीम की बात कर रहा है, फिर प्रपोज डिविडेंड एंड फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ पहला पॉइंट ही समझने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 17-18, during the year 17-18 X Limited issued bonus share in the ratio of 1:2 by capitalizing reserve। आप इसको समझिए अब ध्यान से। I know it's difficult, इसे important मार्क कर लो इसके पहले पॉइंट को। Everybody please mark the first point is important। Now see, क्या कहता है जी, इस साल ड्यूरिंग द ईयर आपने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर इशू किए आपने। बोनस शेयर क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तो मैं पहले बता चुकी हूँ बट फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहे। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी फ्री फंड के शेयर बांटती है शेयर होल्डर को। जैसे सपोज आप सब शेयर होल्डर हो जिंदल के, ठीक है, आप सब ने सपोज किसी ने 10 शेयर खरीदे होंगे, किसी ने 20, किसी ने 50, ठीक है, ऐसे सबने शेयर खरीदे होंगे। कंपनी कहती है जी हम बोनस शेयर दे रहे हैं। बोनस शेयर कैसे दे रहे हैं, हम सबको फ्री में शेयर्स देंगे। अच्छा भाई कितने दोगे, 1 दोगे कि 2 दोगे कि 5 दोगे कि 10 दोगे शेयर फ्री। कहते जितने आपके पास है उस हिसाब से मिलेंगे आपको फ्री शेयर। किस हिसाब से मिल रहे हैं, 1:2 की रेशियो में। 1:2 का क्या मतलब है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 2 शेयर है और उसके बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा, यानी हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री दे रहे हैं हम। तो मैंने कहा मेरे पास 50 शेयर है, 50 शेयर, तो मेरे पास 50 शेयर है, एग्जिस्टिंग 50 शेयर हैं, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे, 25 बोनस के फ्री मिलेंगे, ठीक है। अब तमन्ना ने कहा मैम मेरे पास तो 10 ही शेयर है, एग्जिस्टिंग उससे 10 ही खरीदे हुए हैं, तो 10 शेयर के बदले उसे 5 शेयर फ्री में मिलेंगे। ना कुछ देना ना कुछ लेना, फ्री शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 10 से 15 हो जाएंगे अचानक से, ठीक है, और एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, बोनस शेयर आ गए। कंपनी को ना पैसा मिलेगा ना पैसा वो किसी को देगी, सिर्फ एक कागज के टुकड़े आपके नाम से और इशू कर देगी, ठीक है। उसे हम कहते हैं बोनस शेयर इशू करना, ठीक है। तो कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है ना,
तो एंट्री क्या पास करती है? जब कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, पब्लिक में इशू करती है, तो एंट्री पास करती है बैंक टू शेयर कैपिटल। तो उसके पास पैसा आता है, इनफ्लो होता है कैश फ्लो में ना, इनफ्लो होता है, ये पैसा आता है हमारे पास। लेकिन जब बोनस इशू करती है तो कोई पैसा नहीं आता, ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। वो क्या करती है, अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके, रिजर्व खत्म करके शेयर इशू कर देती है। ठीक है, रिजर्व डेबिट करके शेयर इशू कर देती है। आप देख पा रहे हो, ना पैसा आया ना पैसा गया, है ना। तो यानी बोनस शेयर इशू करना इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, it's a non cash transaction and will not be recorded. So bonus share issue karna is a, basically what is it? It is a non cash transaction and it will not be recorded in the books. Reserves to share capital. ठीक है, make sense? We call it bonus share. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो बोनस शेयर इश्यू को आप क्या कहेंगे? इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंड इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, मतलब कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड करें। अब सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने वाली ट्रांजैक्शन है सेकंड, स्पेशली ध्यान से करेंगे सब बच्चे। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2017। आपने 12% डिबेंचर 1 जुलाई 17 को रिडीम किए। 12% डिबेंचर देखिए 3 लाख से जीरो हो गए, 3 लाख से जीरो हो गए, यानी 3 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किए। रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर, 3 लाख। आपने 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम किए, 1 जुलाई को किए। आप समझ पा रहे हो 1 जुलाई तारीख क्यों दे रहा है इस बार? ये आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए दे रहा है। अब 12% डिबेंचर 3 लाख रुपए, अप्रैल मई और जून 3 महीने तो पैसा यूज किया ही आपने। ये 12% डिबेंचर वालों के 3 लाख, 3 महीने तो यूज किया ही है आपने पैसे, इस पे इंटरेस्ट नहीं दोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 3 लाख का 12% 3 महीने के लिए। आपने 1 जुलाई को रिडीम किया है ना, अप्रैल मई और जून 3 महीने तो आपने यूज किया ही है पैसा इसका। तो 3 लाख पे 12%, 3 महीने का ब्याज, 3 लाख का 12% 36,000, 9,000। ये इंटरेस्ट आपने पे किया माइनस, और सेकंड टाइम ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस। ठीक है, सेकंड देखिए, and new 10% debentures were issued on the same date at a discount of 5%। 10% के नए डिबेंचर आपने इशू कर दिए। इशू ऑफ डिबेंचर 5 लाख रुपए, आपने नए डिबेंचर इशू किए 5 लाख रुपए के। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी आपको 5% पैसा कम मिला, 25,000 रुपए कम मिले आपको। तो 4,75,000 इनफ्लो पैसा आया आपके पास इशू करेंगे तो। ठीक है, ये प्लस है बच्चों, दिस इज प्लस। ठीक है, यानी आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए और 25,000 रुपए का 5% का डिस्काउंट है।
कितने हुए 4,75,000 रुपए का इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। ठीक है, मेक सेंस? क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट देखिए, अब मैम इसका डिबेंचर का इंटरेस्ट, इसका भी तो इंटरेस्ट कीजिए मैम। बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं करेंगे हम, 1 जुलाई को ही इशू किए हैं ये, तो मैम इसका भी 3 महीने 3 महीने 3 महीने। बच्चों गलत है ये। क्या इसका डिबेंचर का इंटरेस्ट भी 3 ही महीने का लगेगा? ये 1 जुलाई को इशू किए हैं, यानी ये हमारे पास 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारी कंपनी में रहे। आप समझ रहे हो? ये मैंने 1 जुलाई को इशू किया, वो रिडम्पशन था, उसका पैसा लौटा दिया आपने जुलाई में, तो जब पैसा लौटाएंगे तो साथ में ब्याज का भी तो काम करके देंगे ना। तो साथ में कहा जी 3 महीने में लौटा दिया पैसा, तो 3 महीने का ब्याज हो गया। अब आपने 1 जुलाई को उनसे डिबेंचर इशू करवाए हैं, तो यानी इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 लाख का इंटरेस्ट। आप फेस वैल्यू का निकालते हो हमेशा, फेस वैल्यू 5 लाख है। 5 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने के लिए आप इस 5 लाख का 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, 50,000 9 महीने के लिए निकालेंगे तो 37,500 का इंटरेस्ट आप पे करेंगे, और इस इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया जाएगा। बच्चों बात समझ आ गई? ये 9 महीने और ये 3 महीने क्यों निकाला? ये रिडम्पशन है इसीलिए 3 महीने, ये नया इशू है इसीलिए 9 महीने निकाला यहाँ पे। ठीक है मैम, इसका भी तो ये डिस्काउंट है 25,000 का। ये डिस्काउंट आपने बताया था एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। डिबेंचर इशू करते वक्त आप जो भी खर्चे या डिस्काउंट करते हैं वो सारे P&L में राइट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये भी हमारा ऑपरेटिंग में 25,000, सिर्फ 25,000 की बात कर रही हूँ, ये 25,000 हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्लस होगा बच्चों ये भी। फिर कहता है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 17 वाज पेड एट 8%। आपने पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 8% का पे किया। पिछले साल है ना, करंट ईयर का तो कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं होता, तो पिछले साल का तो पे करेंगे ना। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी। अब आप मुझे सोच के बताइए 8% ऑन किसका निकाले? 20 लाख के 30 लाख के 10 लाख? बच्चों आपने ये डिविडेंड पे कर रहे हो, आप ये पिछले साल का, आप ये पे कर रहे हो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे हो रहा है, तो पिछले साल कितने पैसे रहे आपके पूरा साल? लास्ट ईयर कितना अमाउंट रहा आपके पास इक्विटी का? मैम ये जो 10 लाख इशू किया वो तो इसी साल इशू किया, हालांकि डेट मेंशन नहीं है, बट किए तो इसी साल इशू है ना। पिछले साल तो 20 ही लाख रहे पूरे साल, तो आप 20 लाख रुपए का 8%, 1,60,000 आप पे करें। ठीक है, समझ गए? क्योंकि जो आपने 10 लाख और इशू किए वो तो इस साल इशू किए, पिछले साल तो 20 ही लाख थे पूरा साल, तो 20 लाख का 8% 1,60,000 रुपए का आप डिविडेंड पे करें। और सेकेंड टाइम इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये पीबीटी में प्लस हो जाएगा, पीबीटी में प्लस करें। ठीक है, फिर कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। आपने बैंक ओडी पे इंटरेस्ट पे किया 10,000,
बैंक ओडी भी यही आता है और बैंक ओडी का इंटरेस्ट भी यही आएगा। ये लीजिए 10,000 बैंक ओडी का इंटरेस्ट पे किया, सेकेंड टाइम ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर टेबल देखते हैं। राइट, ये तो इजी था। टेबल देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जी नहीं किया ना, इक्विटी शेयर हो गया, बोनस शेयर थे ना, हो गया। 12% डिवेंचर हो गया, 10% डिवेंचर हो गया। बैंक ओडी 1 लाख से 80,000, 20,000 का बैंक ओडी कम हो गया। कम होने का कारण, बैंक ओडी कम होने का कारण जरूर आपने पे कर दिया होगा। डिक्रीज इन बैंक ओडी, कितना? 20,000 रुपए आपने पे आउट कर दिया। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी दोनों यही आते हैं। ठीक है, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी यही आएगा। देखिए, मैं साथ साथ आपको ऑपरेटिंग भी करवाती जा रही हूँ ताकि आपका ऑपरेटिंग भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको ऑपरेटिंग के बारे में कोई नॉलेज ना रहे। ठीक है, ये चीजें साथ साथ ऑपरेटिंग में भी एडजस्ट की जाएंगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 30 एज पर न्यू एंड 31 एज पर ओल्ड, ये क्वेश्चन अब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एंड 20 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको मार्क करवा दूंगी बीच बीच में। ठीक है, राइट। अब आप मानिए आपने आधे से ज्यादा चैप्टर 60 to 70% चैप्टर आपका हो गया है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट सारे हो गए, अब बस हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ एक प्रोविजन को टैक्स का कॉन्सेप्ट और रहता है। मेरे हिसाब से बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। डेप्री, एक्यूमुलेटेड डेप्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और ये फाइनेंसिंग में प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप यू विल कंप्लीट ऑल योर होमवर्क एंड एनी डाउट्स व्हाट्सएप मी। चलो, ओके, बाय बाय ऑल।